हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्स रिविजन। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2023 के स्टडी प्लान के बारे में। क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितना टाइम किस चीज़ को देना चाहिए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका एग्जाम है 17 दिसंबर 2023 को और हमारे पास आज के दिन को छोड़कर 13 अक्टूबर को छोड़कर हमारे पास 64 दिन का टाइम है। तो हमें क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेबस का। तो सिलेबस को अपने पास रखिए, हो सके तो अपने आप हाथों से सिलेबस को लिख सकते हैं। एक्चुअली सिलेबस में आपको थोड़ा वक्त देना है, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप सिलेबस को कम से कम 5 से 6 बार रीड करो। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे मान लीजिए आपने सिलेबस उठाया और सिलेबस में आपने देखा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसमें जो टॉपिक आपके सामने दिए हुए हैं, इन टॉपिक को आप पढ़ते चलो और साथ में हल्का सा विजुलाइज करते चलो कि हाँ, इससे ये रिलेवेंट टॉपिक हो सकते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के राजवंश यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो राजवंश से जैसे ही हम करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा परमार वंश था यहाँ पे। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में और बहुत सारी डायनास्टी, गोंड डायनास्टी थी, उसमें कुछ राजाओं के नाम भी आपके दिमाग में आएंगे। जैसे रानी कमलापति स्टेशन बनाया गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन को, तो वो नाम भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कुछ चीजें अपने माइंड में विजुलाइज करते करते हमें पढ़ाई करनी है ना। तो इस तरह से अपने सिलेबस को हमें कम से कम 4 से 5 बार रीड करना है, जिससे आपको ये आइडिया आपके दिमाग में घूमने लग जाए कि हमारे सिलेबस में ये चीजें हैं। जो कि ऑब्वियस सी बात है, आप यदि कहीं पे निशाना लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना किस जगह आप स्ट्राइक करना चाहते हो। तो आपको सिलेबस को 5 से 6 बार रीड कर लेना है, जिससे आपके दिमाग में एग्जाम का माहौल प्रॉपर तरीके से बन जाए। सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसे हम पीवाईक्यूज बोलते हैं। देखिए, मार्केट से कोई भी किताब आप ले आइए किसी पब्लिकेशन की, उसमें पिछले 15 से 20 साल क्वेश्चन दिए रहते हैं। यदि मैं पिछले 15 साल के क्वेश्चन की ही बात करूं तो पिछले 15 साल के क्वेश्चन अगले 2 दिन तक आप प्रॉपर तरीके से बैठ के सॉल्व करें। जरूरी नहीं कि यहां पर आप उसके आंसर्स को ना देखें, देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन पिछले 15 साल के जो पेपर हैं उसको अगले 2 दिन केवल आप सॉल्व करिए। क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, बस सॉल्व करिए। सॉल्व करने से क्या पता चलेगा आपको, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी टॉपिक की बात करूं, जैसे आप मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, मध्य प्रदेश के भूगोल से क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ये आपको एड लग जाएगी। क्योंकि अभी क्या है, यदि आप पिछले 1-2 साल का पेपर देखोगे तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। तो लोग अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि नहीं, मेरे से हिस्ट्री नहीं बन रही है, मतलब सारा टाइम इसी में देना है। लेकिन जब आप पिछले 15 साल क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं, कुछ टॉपिक तो डिफिकल्ट हर साल आते हैं। कभी कभी हिस्ट्री में फोकस हो जाता है, कभी कभी ज्योग्राफी से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पॉलिटी से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली उसका कोई फिक्स नहीं है, चीजें थोड़ा आगे पीछे होती हैं। तो यहां पर आपको बैलेंस आउट करने में आसानी मिलेगी, है ना। तो पिछले 15 साल का पेपर देखिए और ये असेसमेंट करिए कि कौन से टॉपिक में आपका कमांड अच्छा है। ऐसे यदि मैं बात करूं, हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में कुल 10 यूनिट हैं। अब 10 यूनिट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके ग्रेजुएशन के स्पेशलाइजेशन का हो सकता है। जैसे मान लीजिए यदि आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो उस कंडीशन में जो साइंस की यूनिट है, यूनिट 7, वो टॉपिक आपके क्लास में है, तो वहां से क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। मतलब आपने पढ़ा नहीं तब भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कंप्यूटर साइंस आईआईटी से बिलोंग करते हैं, तो आपसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली यूनिट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और साइंस का जो टॉपिक है वो भी आपसे आसानी से बन जाएगा। मतलब 2 यूनिट ऐसी हैं जो आपको आसानी से कवर हो जाएंगी। यदि आप आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपने किसी भी सब्जेक्ट से, यदि हिस्ट्री से आपने एमए कर रखा है या आपने बीए कर रखा है, या इसके अलावा ज्योग्राफी से आपने बीए एमए कर रखा है, तो वो उस यूनिट उस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पे अगले 2 दिन यदि आप 15 साल क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि हाँ, ये टॉपिक नॉर्मल है, इसको हम आसानी से कर लेंगे, और ये टॉपिक है जहां पे हमें थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये इस चीज के असेसमेंट के लिए है कि कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा टाइम देना है, कौन से में कम टाइम देना है। अब देखिए, आपने 2 दिन यहां पे गंवा दिए, अब आपके पास बचते हैं कुल 62 दिन। यू हैव 62 डेज। 62 दिन में हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, इसके बारे में आइए हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो पहली बात, आपके पास 10 यूनिट है, तो 62 दिन आपके पास बचे हैं। तो आप ये मान के चलो लास्ट के 12 दिन आप रिवीजन में या इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप लगाओगे उसको,
या तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में आप लगाओगे, या तो मान लीजिए कोई टॉपिक यदि आपका छूट गया है तो उस 12 दिन में आप उसको थोड़ी सी कवर कर सकते हैं। रफली यदि हम देखें तो हमें प्रयास करना है कि 50 दिन में अपना सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेना है। 50 दिन का मतलब होता है, यदि मैं कहूं 10 यूनिट आपके पास में है तो हर एक यूनिट के 5 दिन का टाइम मिलता है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि एक एक दिन में तो हम 3-3 4-4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। करने को आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ कंफर्टेबल लगती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यदि आप एक दिन में बहुत सारी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, चीज़ें मिक्सअप होने लग जाती हैं। और मिक्सअप होने से दिक्कत क्या होती है कि आप उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते हो जहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो कई बार कहते हैं ना कि उस सब्जेक्ट से अपने आप को उस माहौल से बिल्कुल एग्जाम में कर लेना होता है, तब जाके आपके दिमाग में आइडिया लगती है कि बेसिकली हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं यूजुअली कि आप एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक को कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐसे मैं यदि मैं कहता हूं कि एक एक सब्जेक्ट को यदि आपने 5 दिन का टाइम दिया, अब वो सब्जेक्ट यदि आपके ग्रेजुएशन में रही है या मास्टर्स में रही है तो 5 दिन के अलावा वो 2 या 3 दिन में भी कंप्लीट हो सकती है। जैसे यदि आप साइंस से ग्रेजुएट हैं तो आपको साइंस की यूनिट कंप्लीट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हो सकता है वो 2-3 दिन में 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो वहां पे ये 5 दिन का 4 दिन भी हो सकता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आप साइंस ग्रेजुएट हैं और आपका हिस्ट्री में अच्छा नहीं है, तो वहां पे आपसे 7 या 8 दिन भी लग सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे होगा। लेकिन रफली आपने 5 दिन का टाइम दे रखा है, तो इस 5 दिन में हमें करना क्या है यार एक सब्जेक्ट के लिए। पहली बात तो यह है कि हमें पढ़ने के पहले, जैसे पढ़ाई आप शुरू कर रहे हो, तो हमें किस सब्जेक्ट को पहले लेना है, किस सब्जेक्ट को बाद में लेना है, इसको भी थोड़ी प्रायोरिटाइज कर लेना है। तो हमें प्रयास करना है कि मध्य प्रदेश का पोर्शन पहले लेना है, पॉलिटी का पोर्शन पहले लेना है। क्योंकि पॉलिटी में ये होता है कि पॉलिटी में कई सारी सब्जेक्ट, पॉलिटी में आपका यूनिट 10 भी पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो पॉलिटी है, पंचायती राज सिस्टम वगैरह, वो भी पॉलिटी का है। इसके अलावा जो इंडियन पॉलिटी है वो भी पॉलिटी का है। मतलब पॉलिटी से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से आप पॉलिटी को ज्यादा वेटेज दें, तो मध्य प्रदेश और पॉलिटी में फोकस आप ज्यादा करें, मतलब इन्हीं से आप पढ़ाई की अपनी शुरुआत करें। और पॉलिटी में आमतौर पर देखा गया है कि लोगों का बेस लगभग लगभग ठीक रहता है, तो वहां पर चीजों को कवर करने में आसानी होती है ना। तो इन दो टॉपिक से आपने पढ़ाई की शुरुआत करें। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री आप पहले पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा पॉलिटी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं इन यूनिट्स के साथ में। तो आपका कॉन्फिडेंस ही बना रहेगा कि हाँ चीजें प्रॉपर तरीके से जल्दी जल्दी हो रही है, और आपका मूवमेंट भी प्रॉपर तरीके से रहेगा, कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। पढ़ाई कैसे करनी है? पढ़ाई करने के लिए जैसे मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जैसे मध्य देश की इतिहास उठा रहे हैं, तो यहां पे कंपार्टमेंटलाइज कर लीजिए कि कौन सी यूनिट को कौन से टॉपिक को कितना टाइम देंगे। ऐसे प्रमुख राजवंश ये टॉपिक है इसमें, तो इसमें राजवंश पढ़ोगे तो टाइम लग सकता है, तो हो सकता है इसमें आपका 1 से 2 दिन लग जाए, 2 दिन भी लग सकता है, दैट्स पॉसिबिलिटी। राजवंश हालांकि पढ़ना है तो राजवंश में बहुत सारे डायनास्टीज हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन मध्य देश का योगदान, ये टॉपिक है, लेकिन देखा जाए तो ये टॉपिक सिंपल है, इसको करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके साथ में आप 1-2 टॉपिक को और भी क्लब कर सकते हैं। प्रमुख जनजातियां आप इसको पढ़ सकते हैं, तो ये 3 टॉपिक को आप एक दिन में क्लब कर सकते हो। प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं हैं, इसको आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे चीजें भूलती ज्यादा हैं, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम देके आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें। साहित्यकार कृतियां हैं, धार्मिक और पर्यटन स्थल, इन दोनों को एक साथ कर सकते हो। प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व है, इसको साथ में कर सकते हो। मतलब कुल मिला के 4 से 5 दिन में आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा। अब सब्जेक्ट में ग्रिप कैसा उसके हिसाब से होता है, यदि आपका ग्रिप थोड़ी कमजोर है तो 1-2 दिन और लग जाएगा। तो यहां पे वही मैं कह रहा हूं कि जो 12 दिन आपने टाइम दे रखा है, तो वहां पे चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको एक सब्जेक्ट को रफली 5 दिन का टाइम देना है। यदि थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगी आपको तो 1-2 दिन टाइम और भी चला जाएगा। लेकिन इस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मध्य देश की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद में कंप्लीट करने के बाद में उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर किया करिए। इससे क्या फायदा मिलता है कि आप उस सब्जेक्ट में आप वक्त बिताते हो, और जब आप वक्त बिताते हो तो आपके अंदर छोटी छोटी जो बारीकियां हैं ना, वो आपके दिमाग में स्टेब्लिश हो जाती हैं। इसलिए प्रयास करें कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उस पे एमसीक्यूज जरूर लगाएं। और उसके बाद जब सारा का सारा पूरा हो जाए, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपाइल कर रखा है सब्जेक्ट वाइज, तो उसको आप जरूर करें। लगभग 200 क्वेश्चन कंपाइल किए हुए हैं, तो उसको आप देखेंगे तो आपको असेसमेंट मिलेगा कि हाँ इससे क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, कहां पे कमजोरी रह गई तो आप 1 या 2 दिन लेकर उसको फिलअप भी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें प्रॉपर तरीके से करें। मतलब किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सिर्फ एमसीक्यू बस को ना करें, वहां पर थ्योरी पढ़ें, और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। मतलब दोनों चीजें आपको साथ में लेके चल रही हैं। यदि आप सिर्फ एमसीक्यू लोगे तो हो सकता है सारा का सारा सिलेबस आप टच ना कर पाओ।
तो ये चीजें भी आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आपको यहां पे अलॉटमेंट करना है। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि हमें पढ़ाई करते वक्त कितना टारगेट रखना है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो बिग क्वेश्चन। तो हमें 50 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। यदि किसी सब्जेक्ट में थोड़ा डिफिकल्टी आती है तो उसको आप 1-2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो ये 62 दिन में जो 12 दिन बचे हुए हैं वो 12 दिन वहां पर एडजस्ट हो जाएंगे। नाउ यहां पे सवाल बनता है किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना चाहिए। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो कट ऑफ अभी जा रहा है वो लगभग 80 क्वेश्चन जा रहा है, मतलब 80% जा रहा है। अब देखिए, 80% यदि हमारा कट ऑफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको पढ़ाई करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको 80 के रेंज में ही आपको मार्क्स लेके आना है। यदि इससे कम हो गया मतलब आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। लेकिन यदि आप सिंपल प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिक्स की बात करोगे तो आप ये देखोगे कि चूंकि हमारे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो यहां पर क्या होता है कि यदि इन केस 65 से 70 क्वेश्चन आपसे श्योर शॉट बन जाएं, तो बाकी यदि 30 क्वेश्चन जो बचते हैं, 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जो बचते हैं, उनमें आप गेस वर्किंग भी करोगे तो 10 क्वेश्चन यहां से निकल जाते हैं। यदि आप प्रॉपर तरीके से गेस वर्क करके टिक करोगे तो प्रोबेबिलिटी बोलती है कि यहां से 10 क्वेश्चन निकलने की संभावना होती है। तो यदि आपसे 70 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 70 10 80 हो जाता है। तो इस तरह से चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। मतलब 80 क्वेश्चन सही करने के लिए जरूरी नहीं कि आपसे 80 के 80 क्वेश्चन बनने चाहिए। 70 क्वेश्चन यदि आपसे बन रहे हैं तो भी आप एग्जाम के अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आप पहुंच जाओगे, है ना। तो इस तरह से मेरा कहना यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि 10 में से आपको रफली 7 क्वेश्चन बनने चाहिए। 10 के 10 क्वेश्चन बनना जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार मैं इस चीज को इसलिए पोस्ट कर रहा हूं कि हम लोग गलतियां क्या करते हैं कि कुछ, जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, अभी हाल ही का पेपर देखा, और आपको मध्य प्रदेश का जो हिस्ट्री है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा आपको, तो अब आप उसको 2-4 रिसोर्सेज से पढ़ना शुरू कर देते हो और आपको लगता है कि नहीं, उससे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। भाई, आपको उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट तो बनना नहीं है, मास्टर तो बनना नहीं है कि आप उससे 10 पे 10 क्वेश्चन निकालना चाहते हो। 10 में से यदि आप 7 क्वेश्चन भी निकालते हो तो भी आप सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हो। तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट में उतना ही एफर्ट लगाना है जितना एफर्ट वैल्यूएबल है। ऐसा ना लगे कि हम उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दें और बाकी जो एरियाज हैं वो हमारी कमजोर हो जाएं। जैसे मान लीजिए, मध्य प्रदेश का हिस्ट्री में आपने बहुत मेहनत कर दी और मध्य प्रदेश की पॉलिटी में आपने बहुत कम मेहनत की। और कमाल की बात है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी या मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में आपने इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा थोड़ा डेटा पढ़ लिया होता तो आपसे बड़े आराम से वहां से क्वेश्चन बन जाता, और आपने उतना सर पटका मध्य प्रदेश हिस्ट्री में और वहां से क्वेश्चन तब भी नहीं बना। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे आपको बैलेंस आउट करना है। यदि कोई एरिया बहुत डिफिकल्ट वहां से क्वेश्चन पूछी जा रही है तो वहां पे आपको सिर नहीं पटकना है, आपको वहां का एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको कोई मास्टर नहीं बनना उसका, बल्कि आपको यह प्रयास करना है कि आपको जो एरिया आपकी नॉर्मल एरिया है वहां पर भी प्रॉपर तरीके से आपको, चूंकि पेपर आप देखते हो तो आपको पता लग जाता है कि हाँ, यहां से क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो एग्जाम में जब आप जाते हो तो वहां पे ये भी देखना जरूरी होता है कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, और उन्हीं क्वेश्चन को फाइंड आउट करना जरूरी होता है ना। कौन से एरियाज हैं जहां से आसानी से क्वेश्चन पिक हो जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें यूनिट 10 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें, तो वहां से क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। यदि आपने नोटिस किया होगा इस चीज को, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकलता है। तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि यहां पे हमें किसी भी सब्जेक्ट में उतनी मेहनत नहीं करना है कि वो मेहनत जाया हो जाए, मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना है। तो इस तरह से हमें चीजों को पढ़ाई करनी है ना। तो यहां पे ध्यान रखना है कि 10 क्वेश्चन में आपसे 7 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, मतलब उस सब्जेक्ट का मेजर पोर्शन आपका कवर हो रहा है। उसमें परेशान नहीं होना है कि आपके 10 के 10 क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं। तो हल्का सा ये चीज, हालांकि मैं नहीं कर रहा हूं 10 के 10 क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए, लेकिन क्या होता है कुछ टॉपिक, जैसे कि बैलेंस आउट कैसे होती है। जैसे मान लीजिए आप साइंस ग्रेजुएट हो, तो साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो पॉसिबिलिटी कि आपसे 10 में से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे कम मेहनत में। यदि आप आईटी या कंप्यूटर साइंस आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो 10 में से शायद 9 बन जाए, साइंस से भी 10 में 9 बन जाए। तो यहां पे आपको बेनिफिट मिल गया। यदि आपने बीए कर रखा है या एमए कर रखा है, मान लीजिए बीए कर रखा है आपने, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके सिलेबस में था, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आप 10 में से 8-9 क्वेश्चन निकाल दोगे। तो यहां पे कुल मिला के आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है बाय डिफॉल्ट।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी कि ये पोर्शन आपका कमजोर है, ये पोर्शन आपका मजबूत है, और उसके हिसाब से आप टाइम को अलॉटमेंट करो। रफली 5 दिन दो। यदि आपको लगता है सब्जेक्ट थोड़ी आसान है आपके लिए तो आप 4 दिन भी कर सकते हो। यदि आपको लगता है सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट है तो उसको आप 7 से 8 दिन भी दे सकते हो, है ना। तो इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बचे हुए दिन हैं वहां पर फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाइए, एफएलटी लगाइए, 8-10 एफएलटी प्रॉपर तरीके से लगा के जाइए। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एफएलटी लगाने से, जो फुल लेंथ टेस्ट होता है उसको लगाने से फायदा ये मिलता है कि आपको पता चलता है कि हमें एग्जाम के हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैलेंस आउट कैसे करना है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से गेस वर्क करना है। तो वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बैलेंस आउट होती हैं। तो इसलिए आपको एफएलटी लगाना भी आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। यदि आप लोग पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ सवाल मेरे से पूछे गए थे। एक सवाल ये पूछा गया था कि हमें सिलेबस को क्या, कहां से पढ़ना चाहिए, इसको कैसे देखा जाए। देखिए, एमपीपीएससी 2023 सिलेबस डिकोडेड का हमारा वीडियो जल्दी आने वाला है। आप उसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा तो वहां पे सारी चीजें बताई गई हैं, कौन से टॉपिक को हमें कौन सी बुक से पढ़ना है, वो चीजें वहां पर प्रॉपर तरीके से डिस्कस की गई हैं। तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं भी यहां पे बता देता हूं कि मध्य प्रदेश पढ़ने के लिए कोई किताब आप प्रेफर कर सकते हो। पुणेकर है, महावीर है, टाटा मैग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक्स है। जो भी किताब आपको सही लगे आप उस किताब को प्रेफर कर लीजिए जो भी आपके पास में है, क्योंकि यहां पे किसी भी किताब से सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, है ना। तो इसके लिए आप ये प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो आप पढ़ते हो, लेकिन साथ में प्रयास करो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र को प्रेफर कर सकते हैं। जो घटना चक्र में पिछले कई सारे के साल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपाइल किए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीएससी के। तो घटना चक्र आपको काफी हेल्प कर सकती है। करंट अफेयर की बात करें तो हाँ, ये करंट अफेयर के लिए जरूर मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर करंट अफेयर के लिए जरूर स्ट्रेटेजी फॉलो करें। देखिए, करंट अफेयर में एक दिन में सारी चीजें तो याद होंगी नहीं। ऐसा भी नहीं हो सकता 5 दिन आप पढ़ लो, 5 दिन में करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज करंट अफेयर में बहुत सारा फैक्ट होता है। इवन यदि आप मध्य करंट अफेयर पढ़ने जाते हो तो विक्रम अवार्डी हैं, एकलव्य पुरस्कार विजेता है, इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य नहीं मतलब विश्वामित्र पुरस्कार हैं। फिर उसके बाद मध्य से पद्मश्री किसको मिला वो भी इस बार का भी देखना है, पिछली बार का भी देखना है ना। उसके पिछली बार का भी पूछ लिया आता है कई बार। तो ऐसे बहुत सारे नाम हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं करंट अफेयर को आप अपनी पढ़ाई के बीच में क्लब करके रखना। मतलब इसको एक अलग यूनिट को आप ये मान के चलो कि आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आप देखते रहोगे तो आपके दिमाग में वो नाम घूमने लग जाएंगे और आपसे क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। तो करंट अफेयर की यदि हम बात करें तो करंट अफेयर के लिए जरूर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर को आपको ये नहीं करना है कि 4-5 दिन में पूरा खत्म कर दें। करंट अफेयर को धीरे धीरे करके आप डाइजेस्ट करोगे तो वो चीजें आपको कवर करने में आसानी होगी। नाम भी आपको प्रॉपर तरीके से याद रहेंगे, क्योंकि स्कीम्स आप एक दिन बैठ के रट लो भी लोगे तो भी अगले दिन आपको थोड़ी बोलने लग जाएगी। तो ये करंट अफेयर के लिए आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर आप डेली जब भी आप पढ़ाई करते वक्त बोर हो जाए तो करंट अफेयर की बुक आप 4-6 पेज पढ़ लीजिए, तो वो चीजें आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प करेंगी। ऑलराइट, तो यदि स्ट्रेटेजी का हम एक बार राउंड अप कर दें कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। पहली बात, आपको अभी जो पढ़ाई शुरू करनी है सिलेबस को 4-5 बार प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल आराम आराम से। या आप ये कर सकते हैं कि हमारा एमपीपीएससी सिलेबस डिकोडेड है 2023 का, आप उसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा। अभी वीडियो आ जाएगा 1-2 दिन में, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा। तो वहां पर प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया है कि हाँ इस यूनिट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो सिलेबस को आप प्रॉपर तरीके से 4 से 5 बार पढ़िए। उसके बाद अगले 2 दिन का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 15-20 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। किसी पब्लिकेशन की बुक आप ले आइए, उससे प्रॉपर तरीके से आप उसको सॉल्व करिए, जिससे आपको आइडिया मिलेगी कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे आसानी से बन रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो आपको जब बाद में वेटेज देना होगा कि किस एरिया को ज्यादा वेटेज दिया जाए, किस सब्जेक्ट से पढ़ाई की शुरुआत की जाए, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अपना टाइम अलॉट करिए। आपके पास 62 दिन का टाइम होगा, तो आप ये मान के चलिए कि 50 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। हर एक यूनिट के लिए रफली आपको 5 दिन का टाइम देना है। क्योंकि करंट अफेयर के लिए हमने बोल दिया करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, तो उस हिसाब से देखिए तो 9 यूनिट ही बचती हैं। तो 9 यूनिट को देखा जाए तो उस हिसाब से आप अलॉट कर सकते हैं। 5 दिन अलॉट कर सकते हैं, 6 दिन भी आप चाहें तो अलॉट कर सकते हैं। और उसमें भी आप प्रॉपर तरीके से प्रायोरिटाइज करें एक कौन से एरिया ऐसी हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे साइंस यदि आपका स्ट्रेंथ है तो अच्छी बात है, हिस्ट्री यदि आपका स्ट्रेंथ है तो अच्छी बात है। तो वहां पे आप कम टाइम अलॉट करिए। जो एरिया, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि ये एरिया आपकी कमजोर है, वहां पे आप ज्यादा टाइम अलॉट करिए। क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, बिकॉज हर एक इंसान की स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेस अलग होती है, तो ये थोड़ा वेरी करेगा। लेकिन आप इस चीज को जरूर करें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस जब आप कंप्लीट कर रहे हो
तो वहां पे कंपार्टमेंटलाइज कर दीजिए। जैसे 5 दिन पढ़ना है तो 5 दिन में फिक्स कर दीजिए कि हाँ इस सिलेबस में ये टॉपिक हम इतने दिन पढ़ेंगे, ये टॉपिक इतने दिन पढ़ेंगे, टॉपिक इतने, तो इस तरह से आपको फिक्स कर लेना है। ऐसा नहीं कि मतलब अपने को एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देना है, जो चीजें इररिलेवेंट हैं उसको भी नहीं पढ़ने चले जाना है। जैसे यदि हम बात करें मध्य देश की हिस्ट्री में, यदि हम बात करें तो वहां पे बहुत एंशिएंट मेडिवल में बहुत सिर नहीं पटकना है। जो मेन मेन डायनास्टीज हैं उसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए, जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पढ़िए। जैसे चंदेल डायनास्टी की बात करें तो वहां पे कई सारे राजाओं ने बहुत सारे टेंपल्स का फॉर्मेशन कराया था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कंदरिया महादेव टेंपल का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि इस तरह से आपको पढ़ना है। आपको रफली नहीं पढ़ने लग जाना है कि हाँ कुछ भी आप पढ़ रहे हो, है ना, किताब में जो लिखा है वो सारी चीजें पढ़ रही हो। तो वहां पे जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको आपको तुरंत फिल्टर आउट करते चलना है, जो चीजें एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पहले पढ़ने की बात कर रहा हूं, इससे आपको आइडिया लग जाएगी कि हाँ ये चीजें पढ़ना है, ये चीजें छोड़ देना है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है, कंपार्टमेंटलाइज करके। ऑलराइट। और इसके बाद हर एक टॉपिक जब आप कंप्लीट करते चलेंगे तो साथ में आपको एमसीक्यू उस टॉपिक का प्रैक्टिस करते जाना है। कोई भी किताब ले सकते हो एमसीक्यू के लिए, आप प्रॉपर तरीके से आप ले सकते हैं महावीर पुणेकर, कोई भी किताब ले सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगती है। हालांकि महावीर पुणेकर दोनों ही मेरे को अच्छी किताब लगी, हालांकि टाटा मैकग्रा पब्लिकेशन की किताब भी अच्छी है। तो आप इस तरह से वहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करें। और लास्ट में जब पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारे 200 एमसीक्यू सीरीज आती है उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। तो वहां से फायदा ही मिलेगा कि आपका असेसमेंट हो जाए कि हाँ पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी लेवल में आपकी तैयारी है या नहीं है। ऑलराइट। तो इस तरह से आपको 10 की 10 यूनिट कंप्लीट करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सब कुछ पूरा करने के बाद में लास्ट में कम से कम 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको लगानी है। यदि आपने इतना कर लिया तो आप सिलेक्शन के अंदर ही पहुंच जाओगे। ऑलराइट। तो ये रहा हमारा डिस्कशन इस टॉपिक में। आई एम श्योर आपको बहुत सारे आपके जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।